हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। ये नियोप्लेजिया का ही कंटिन्यूएशन है। हम कई सारी वीडियोस जो कि इससे पहले के जो पार्ट्स हैं हम वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इससे पहले एक एपिडेमियोलॉजी का और टॉपिक था बुक में, जो कि हम इसके वीडियो के लास्ट में या फिर मतलब देखेंगे कितनी बड़ी वीडियो हो जाती है। नहीं तो फिर हम उसे नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी का जो पार्ट है वो अभी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। ये कार्सिनोजेनेसिस होती है, जो कि 4 टाइप की होती है। मॉलिक्यूलर बेसिस, केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस। तो हम इसमें पहला पार्ट कवर करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब जो कि जेनेटिक लेवल पे होता है। ठीक है, जीन में जो म्यूटेशन हो जाएगा तो उस लेवल पे हम देखेंगे। केमिकल मतलब जो कि केमिकल से जो कैंसर्स होते हैं उनको हम डील करेंगे। फिजिकल में जो कि फिजिकली किसी चीज़ से होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया, पैरासाइट, इन सब से जो कैंसर होते हैं हम उसमें डील करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर में क्या है कि वही है कि है ना, जेनेटिक लेवल पे, जीन के लेवल पे म्यूटेशन या फिर जीन से होने वाले जो कैंसर्स होते हैं हम उसमें ये देखेंगे। तो जीन तो मतलब इसमें कुछ थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पे मॉलिक्यूलर बेसिस को डिफाइन किया गया है। जैसे कि मोनोक्लोनैलिटी ऑफ ट्यूमर। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल जेनेटिक म्यूटेशन में चली जाएगी। मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे ट्रांसलोकेशन हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, है ना, उसकी वजह से वो सिंगल सेल जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन में चली जाएगी और जिसकी वजह से अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, मतलब कैंसर सेल बन जाएगी। ये एक सिंगल सेल है और म्यूटेशन हो गया है इसमें, जेनेटिक म्यूटेशन, और प्रोलिफरेशन हो गया है, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन। एक सेल से, मोनोक्लोनल मतलब एक सेल से कई सारे क्लोन्स बन जाना, कई सारे सेल्स बन जाना। ठीक है, अब एग्जाम्पल है इसका मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा मतलब प्लाज्मा सेल का ये डिसऑर्डर होता है जिसमें एक ही टाइप की सेल की इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से देख सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे इसी के, बिनाइन यूट्राइन ट्यूमर। इसको हम लियोमायोमा भी बोलते हैं। और ए और बी दो टाइप के जीनोटाइप्स होते हैं इसमें, और इसमें से सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स से ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मोनोक्लोनल का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही टाइप से, एक ही सेल से ट्यूमर फॉर्मेशन होना। तो इसमें भी यही हो रहा है, दो टाइप के ए और बी हमें दिखेंगे, तो या तो टाइप ए से हो जाएगा या टाइप बी से हो जाएगा। ठीक है, और ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब सिंगल क्लोन ऑफ दी सेल से ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। फील्ड थ्योरी ऑफ कैंसर, मोनोक्लोनैलिटी देख लिया। अब सेकंड है फील्ड थ्योरी ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ सेल किसी भी एजेंट की वजह से चेंजेस में चली जाती हैं। किसी भी चेंज मतलब है ना, अब सेल में चेंजेस होने लग जाते हैं किसी भी एजेंट की वजह से। वो चेंजेस सीक्वेंस में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। पहले वो मेटाप्लेजिया में जाएंगे, फिर वो डिस्प्लेजिया में जाएंगे। मतलब कुछ सेल किसी भी इटियोलॉजिकल एजेंट की वजह से जो चेंजेस आएंगे जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। तो चेंजेस कैसे आएंगे, सबसे पहले मेटाप्लेजिया होगा, डिस्प्लेजिया होगा, फिर उसके बाद होगा कैंसर। ये मतलब हम आपको जो मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया है वो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। थर्ड हम आते हैं मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑफ कैंसर ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, मल्टी स्टेप मतलब कई सारे स्टेप्स। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे कई स्टेप्स में वो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, जो कि जनरेशन्स में मतलब जो कि चलता है कई जनरेशन्स में। ठीक है, अगर एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में किसी भी चीज़ से म्यूटेशन हो गया, मतलब किसी भी इटियोलॉजी से म्यूटेशन हो गया, उसमें सेल चेंज हो गया। ठीक है, वो ठीक भी हो सकता था या नहीं भी हो सकता था, लेकिन फिर किसी इटियोलॉजी ने आके उसमें फिर से चेंजेस ला दिए, है ना। अब वो फिर किसी मतलब फिर से कुछ और
कुछ और चेंजेस आए, मतलब किसी भी ईटियोलॉजी की वजह से, जैसे रेडिएशन हो या कुछ भी हो, तो उससे ना फिर और म्यूटेशन होता चला गया, म्यूटेशन होता चला गया, तो ये जनरेशन में चला जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो भी फिर उसमें जिसमें है ना जीन ज़्यादा डिफेक्ट हो जाएगी, फिर उसमें ट्यूमर के चांसेस होते हैं, वहाँ पे ट्यूमर ग्रो करने लग जाएगा। अब वो मतलब चाहे वो मतलब वो फिनोटिपिकली भी अबनॉर्मल हो सकता है, या फिर वो जेनेटिकली भी अबनॉर्मल हो सकता है। फिनोटिपिकल मतलब उसकी शक्ल, उसकी मॉर्फोलॉजी में भी चेंज दिख सकता है, या फिर उसकी जीन्स में भी हमको चेंज दिख सकता है। और ये प्रॉपर्टीज़ हमें, मतलब मैलिग्नेंसी की प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो एक्सेसिव ग्रोथ जो कि है ना मैलिग्नेंसी की प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, इन्वेसिवनेस देखने को मिलेगी, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें कहीं चोट लग गई, है ना, हमें कहीं चोट लग गई और फिर हम उसको ना, उसमें हमारे बार बार चोट लगती जा रही है, तो वो एक बहुत गहरे घाव में कन्वर्ट हो गया है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक थ्योरी ऑफ कैंसर। जेनेटिक थ्योरी में क्या है कि सेल की ग्रोथ अंडर कंट्रोल होती है, बट क्या होता है, कैंसर में वही ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड और अबनॉर्मल हो जाती है ना, या जो सेल के जीन होते हैं उन्हीं में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि म्यूटेशन में चली जाती है। अब ये क्या होगा, या तो सेल की जीन में ही चेंज आ जाएगा, या फिर वो जो नॉर्मल जीन होगी उसी का अबनॉर्मल एक्सप्रेशन होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन क्या करेगा कि उसके कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और है ना, और वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में चलता जाता है, ठीक है। फिफ्थ हम आते हैं जेनेटिक रेगुलेटर ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल माइटोसिस। जैसे कि हमने पहले कहा कि जो सेल की ग्रोथ है वो अंडर कंट्रोल होती है, ठीक है, तो वो रेगुलेट भी तो कोई कर रही होगी। तो नॉर्मल सेल को की ग्रोथ को जीन कंट्रोल कर रही होती है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। उस वो है ना, रेगुलेटरी जीन कंट्रोल कर रही होती है माइटोसिस को और सेल एजिंग को। ज़्यादा माइटोसिस ना हो जाए तो वो उसको देखती है, ठीक है, और सेल एजिंग कराती है, मतलब अपोप्टोसिस कराती है, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है ना। अब कोई है ना सेल अच्छे से काम नहीं कर रही, या फिर है ना, या फिर उसके डीएनए डैमेज हो गया है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको अपोप्टोसिस करा देती है। उसे मतलब बेमतलब का रखने का कोई मतलब नहीं है, तो वो उसकी सेल डेथ करा देती है, ठीक है। 4 रेगुलेटरी सेल जीन होती हैं, जैसे कि प्रोटो ऑन्कोजीन, एंटी ऑन्कोजीन, अपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन और डीएनए रिपेयर जीन। ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल सेल में 4 रेगुलेटरी जीन होती हैं। जो प्रोटो ऑन्कोजीन होगी वो ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन है, जो कि ग्रोथ को प्रोमोट करती है। एंटी ऑन्कोजीन जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ठीक है, ग्रोथ सप्रेसर जीन है। ये हम वर्ड आगे यूज़ करेंगे, तो इसको ध्यान रखना। अपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन जो कि है ना अपोप्टोसिस कराती है, प्रोग्राम सेल डेथ कराती है और उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। डीएनए रिपेयर जीन जो कि डीएनए को रिपेयर करती है, उसको रेगुलेट करती है और है ना कंट्रोल करती है डैमेज टू प्रोटो ऑन्कोजीन और एंटी ऑन्कोजीन, ठीक है। मतलब अगर प्रोटो ऑन्कोजीन या एंटी ऑन्कोजीन को कोई डैमेज पहुंच गया है तो वो उसको सही करेगी, नहीं तो सेल मतलब एपोप्टोसिस करा देगी। तो ये 4 रेगुलेटरी जीन है जो कि हमें नॉर्मल सेल में पाई जाती हैं। अब कैंसर में क्या होगा, अब नॉर्मल सेल ग्रोथ देखी जाएगी, जिसकी वजह से सेल ट्रांसफॉर्म होगी, और क्या है, जेनेटिक डैमेज होगा, ठीक है। जो नॉर्मल कंट्रोलिंग जीन है उसको वो म्यूटेट कर देगी और उसको डैमेज कर देगी, ठीक है। कैंसर सेल में ये होता है। अब क्या है, जेनेटिक रेगुलेटर इन कैंसर, जो कि हमने पीछे पढ़ा, उसी का बस ये है कि हाइपर एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन, बस इतना ही हो रहा है, ठीक है। अब जिससे कि अल्टीमेटली यही होगा कि सेल प्रोलिफरेट करेगी। अब एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, अब प्रोटो ऑन्कोजीन ग्रोथ कराता है, ठीक है, तो ग्रोथ कराता है, तो अब इसमें क्या है कि अब एक्टिवेशन हो जाएगा, मतलब और हाइपर एक्टिवेशन होने की वजह से फिर क्या है कि ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सेल का, है ना। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि वायरस में जो ऑन्कोजीन है, जिसको हम बोलेंगे वी ऑन्क, है ना, तो उसको
मतलब ऑन्कोप्रोटीन बन जाता है ना। अब ऑन्कोजीन क्या होती है, ऑन्कोजीन जो होती है वो है ना म्यूटेंट फॉर्म होती है नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन के। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे ऑन्कोजीन, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब यही है कि हाइपर एक्टिविटी हो गई है प्रोटो ऑन्कोजीन की, क्योंकि वो ग्रोथ करा रहा है प्रोटो ऑन्कोजीन, और ग्रोथ करा रहा है तो है ना, अब बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाएगा तो सेल प्रोलिफरेशन कराएगा। अब इनएक्टिवेशन ऑफ सप्रेसर जीन, अब क्या है कि है ना ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है, तो ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए सिग्नल देते हैं। अब उसी का इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो है ना, तो ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि है ना प्रोलिफरेशन ऑफ मतलब एंटी ऑन्कोजीन का प्रोलिफरेशन होता चला जाएगा, और जिससे क्या है कि है ना कैंसर सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम कैंसर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा। प्रोलिफरेशन मतलब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल माइटोसिस या अनकंट्रोल ग्रोथ होना। अबनॉर्मल अपोप्टोसिस रेगुलेटरी जीन, ठीक है, तो क्या है कि है ना अपोप्टोसिस, अब है ना कोई सेल की नीड नहीं है तो है ना उस सेल की डेथ करानी है। अब वो सेल की अब डेथ नहीं हो रही है, अबनॉर्मल अपोप्टोसिस हो रही है, तो ठीक है, तो या तो सेल की डेथ नहीं होगी, तो क्या है कि है ना इसमें भी इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, कैंसर सेल का प्रोलिफरेशन होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि सेल डेथ हो ही नहीं रही है। फेलियर ऑफ डीएनए रिपेयर जीन, अब है ना डीएनए को रिपेयर करने वाली जीन ही काम नहीं करेगी, तो क्या है कि है ना अब वो डीएनए ख़राब डीएनए है, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो वही सेल अगर प्रोलिफरेट कर रही हैं मतलब सेल डिवीज़न में जा रही है, तो वो जो ख़राब डीएनए, डैमेज डीएनए है, वो भी डिवाइड हो रहा है, तो वो आगे जो प्रोजेनी होगी उसमें भी वो म्यूटेशन वाली जीन चली जाएगी। तो अब हम आते हैं हॉलमार्क ऑफ कैंसर। तो हॉलमार्क ऑफ कैंसर मतलब कि है ना अगर हमें ये चीज़ें मिलेंगी, मतलब ये प्रूव कराते हैं, कोई चीज़ अगर प्रूव कराती है कि ये कैंसर है या कोई चीज़ है, तो हम उसको हॉलमार्क बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 10 चीज़ें मिल रही हैं तो हमें उससे प्रूव हो जाएगा कि है ना ये कैंसर ही है। अब क्या है, ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन, इसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन भी बोलते हैं। इसका काम होता है सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन कराना। जब म्यूटेशन हो जाएगा तो ये ऑन्कोजीन बना देगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। अब क्या है, जिससे सेल प्रोलिफरेशन और जो डिफरेंशिएशन है वो रैपिड रेट से इंक्रीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी, और ऑन्कोजीन जो स्टिमुलेट हो जाती है उस ऑन्कोजीन को ट्यूमर ऑन्कोजीन ट्यूमर कॉजिंग जीन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ना ग्रोथ सप्रेसिंग एंटी ऑन्कोजीन, अब क्या है कि कुछ ग्रोथ इनिबिटरी सिग्नल्स होते हैं, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मतलब क्या है कि है ना अब वही है जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि है ना अगर इनिबिटरी जीन नहीं होगी तो इनिबिट कर रही है, अब वही नहीं होगी तो ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। जीन रेगुलेटिंग अपोप्टोसिस एंड कैंसर, इसमें क्या है अपोप्टोसिस को अवॉइड कर देते हैं, सेल डेथ होने नहीं देंगे, और मतलब सेल डेथ होने नहीं देंगे, तो जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि है ना वो मैकेनिज्म इंक्रीज़ कर देगा एंटी अपोप्टोटिक जीन का, जैसे कि BCL2, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, ये ओवरव्यू है, ठीक है। उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, और BCL2 जो है वो एंटी अपोप्टोटिक जीन है, ठीक है। जीन टीलोमेयर्स और टीलोमरेज इन कैंसर, अब क्या है कैंसर में जो टीलोमरेज होते हैं उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब क्या है कि है ना जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के हर सेल डिवीज़न में टीलोमेयर्स की जो लेंथ होती है वो कम होती है, बट कैंसर सेल में टीलोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि है ना रैपिड सेल प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। कैंसर एंजियोजेनेसिस, ब्लड वेसल का प्रोलिफरेशन होता है। एंजियोजेनेसिस मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल का प्रोलिफरेशन हो जाना, है ना। जो ट्यूमर सेल ग्रो हो रहे हैं उनको ब्लड सप्लाई भी चाहिए, ठीक है, तो मतलब ब्लड सप्लाई भी होनी चाहिए, उनको ग्रो करना है, उनको नरिश करना है, ठीक है। तो हाइपोक्सिक कंडीशन में क्या होता है कि वो स्टिमुलेट करते हैं एंजियोजेनेसिस को, जिससे ब्लड सप्लाई मिले और है ना ब्लड वेसल प्रोलिफरेशन होने लग जाता है वहाँ पे, जिससे कि है ना वो जो कैंसर सेल हैं वो नरिश होती रहती हैं।
अब हम आते हैं कैंसर डिसएमिनेशन पे। कैंसर डिसएमिनेशन में मतलब स्प्रेड ऑफ कैंसर हम ले सकते हैं, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर कैसे होता है, जो कि है ना हम वीडियो में वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वो ब्लड से स्प्रेड होता है, लिम्फ नोड से, तो वो उसमें ये स्प्रेड देखने को मिलेगा। अब क्या है, म्यूटेटर जीन एंड कैंसर, जीन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा, है ना। क्लोनल एग्रेसिवनेस, क्लोनल एग्रेसिवनेस में क्या है कि है ना वही के एक सेल से कई सारी सेल्स बन रही हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर में बन रही है। मल्टी स्टेप थ्योरी, मतलब मल्टी स्टेप, कई सारे स्टेप में वो चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर उसके बाद कुछ मल्टी फैक्टर आया, उससे चेंज हो गया, फिर उसके बाद फिर से चेंज हुआ, तो उसकी वजह से वो ट्यूमर कॉज करता है ना। चाहे मॉर्फोलॉजिकली हो, चाहे फिर मतलब जेनेटिकली हो। माइक्रो आरएनए बनते हैं कैंसर में। देखिए, अब हम देखते हैं इसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन, जिसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। क्या है कि अगर है ना प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन, क्योंकि है ना जो सेल प्रोलिफरेशन का मतलब जो नॉर्मली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो उसका और एक्टिवेशन हो जाएगा, हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा, तो वो क्या होगा कि है ना सेल प्रोलिफरेशन कराएगा। ओवर एक्टिविटी ऑफ ऑन्कोजीन एनहांस सेल प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है कैंसर सेल का। ये 3 मैकेनिज्म से हो सकता है, मतलब ऑन्कोजीन 3 मैकेनिज्म से बन सकती है जो कैंसर वाली जीन होती है। पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन और जीन एम्प्लीफिकेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है, मतलब पहले ये देख लेते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो रही है, किसकी वजह से, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और जीन एम्प्लीफिकेशन की वजह से। अब वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जा रही है और ऑन्कोजीन बन गई है, तो उसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि है ना जो सिंगल बेस पेयर है उसका ऑल्ट्रेशन हो रहा है डीएनए चेल में, जैसे कि है ना उसमें था ना वैलिन का वो हो जाता था, ऑल्ट्रेशन हो जाता था सिकल सेल एनीमिया में, ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है कि सिंगल बेस पेयर का ऑल्ट्रेशन हो जाता है डीएनए चेन में, है ना। एग्जाम्पल है इसके पैंक्रियाटिक एडेनोकार्सिनोमा और ब्लैडर कैंसर। अब क्या है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जो कि सेकंड है, इसमें क्या होता है कि है ना एक ट्रांसफ़र हो जाता है ना क्रोमोसोम के पोर्शन का टू द अदर क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट ना दूसरे क्रोमोसोम पे जाके ट्रांसफ़र हो गया है, यहाँ आ गया है, और फिर उससे क्या है कि है ना ग्रोथ कंट्रोल जो है वो बहुत अनकंट्रोल हो गई है, मतलब प्रोलिफरेशन शुरू हो गया है। तो जैसे कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में देखा जाता है कि जिसको हम बर्किट्स लिम्फोमा में भी देखते हैं, ठीक है। एबीएल जीन होती है क्रोमोसोम 9 पर, है ना, जो कि ट्रांसलोकेट हो गई है क्रोमोसोम नंबर 22 पर, है ना। अब है ना हम ये इसका डायग्राम मैं अभी दिखाती हूँ, ठीक है। जीन एम्प्लीफिकेशन में क्या है कि है ना जो डीएनए सीक्वेंस है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़, मतलब जो कॉपीज़ हैं वो बढ़ गई हैं और उससे एमआरएनए बढ़ गया है, ठीक है। एमआरएनए ज़्यादा अमाउंट में वो हो रहा है, बन रहा है, और जिससे क्या है कि ऑन्कोप्रोटीन ज़्यादा बन रही हैं, और ये हमें किस में देखने को मिलेगा, न्यूरोब्लास्टोमा में। प्रोटो ऑन्कोजीन का फंक्शन क्या होता है, सेल प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन कराना, ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा। अगर उस प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन में। अब वही मतलब 5 फैमिलीज़ होती हैं या 5 ग्रुप्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल प्रोलिफरेशन के लिए, है ना। अब क्या है कि जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे पहले 5 फैमिलीज़ के नाम देख लेते हैं। ग्रोथ फैक्टर है, रिसेप्टर ऑफ ग्रोथ फैक्टर है, साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है, और न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। फिर 5th है सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन। तो हम इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये हमारी पूरी सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब क्या है कि सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और फिर ये साइटोप्लाज्म हो गया। अगर कोई ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ हुआ है तो वो ग्रोथ
फैक्टर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर लिखा है ना, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ। तो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ हुआ और वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, अगर कुछ रिलीज़ होता है तो उसके रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो वहाँ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। रिसेप्टर से बाइंड होते ही सिग्नल ट्रांसमिट होगा। तो सिग्नल जो ट्रांसमिट होगा वो तो न्यूक्लियस की तरफ होगा, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिट होगा, जिन्हें हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन कि तो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन की हेल्प से वो न्यूक्लियस में जाएगा सिग्नल। फिर क्या है, न्यूक्लियस में जाने के बाद, है ना, न्यूक्लियस में जाने के बाद न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो कुछ फैक्टर रिलीज़ करते हैं, जैसे कि साइक्लिन और सीडीके, है ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, है ना, इनको रिलीज़ करेंगे और जिससे कि सेल साइकिल होती चली जाएगी, ठीक है। जो सेल साइकिल है वो बनती चली जाएगी, मतलब एक सेल ये हो गया, जब ये प्रोसेस हो गया तो एक सेल बन गई, अब वही फिर दूसरी सेल बनेगी, फिर तीसरी सेल बनेगी, ऐसे करके बनती चली जाएगी। तो ये क्या ना, ये सेल साइकिल इसकी वजह से हो रही है। ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे जाके वो ग्रोथ फैक्टर बाइंड हो रहे हैं। फिर क्या है, वो साइटोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियस पे जाएगा वो सिग्नल, और जब वो सिग्नल जाता है तो फिर साइक्लिन रिलीज होते हैं और फिर वो सेल साइकिल कंप्लीट कराते हैं। तो ये प्रॉपर चीज़ हो रही है। तो कुछ यहाँ पे देखते हैं कि ग्रोथ फैक्टर हैं क्या। तो कुछ ग्रोथ फैक्टर हैं PDGF बीटा, TGF अल्फ़ा, FGF और CMAT, है ना। ये आप इनको, मैं अभी बुक की एक टेबल दिखाऊंगी तो ये आपको फुल फॉर्म इसमें मिल जाएगी। रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं ग्रोथ फैक्टर के? EGF रिसेप्टर, C किट रिसेप्टर, RET रिसेप्टर, FMS लाइक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है, उसमें GTP बाउंड और नॉन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मिलेंगे। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन से होते हैं? CMYC, NMYC और LMYC। सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी मिलेंगी हमें? साइक्लिन और CDK। तो ये उनके नाम है। जो हम ग्रोथ फैक्टर की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, या तो PDGF रिलीज़ हो रहा होगा या इनमें से कोई रिलीज़ हो रहे होंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे नाम डिस्कस किए हैं। अब ये क्या है, ये तो मैंने नॉर्मली बताया, ठीक है, कि ये नॉर्मल सेल में मिलता है। अब इन्हीं किसी चीज़ में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो क्या है कि, है ना, किसी में भी अगर हमें चेंज मिलता है तो अबनॉर्मल सेल साइकिल ये बनेगी, अबनॉर्मल सेल साइकिल बनेगी। अगर यहाँ पे कहीं चेंज आ जाता है तो सेल भी अबनॉर्मल मिलेगी और ये कॉज करेगा मैलिग्नेंसी या फिर कैंसर। जैसे कि अब देखिए कि ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ एक साथ बोले वो यहाँ पे अलग अलग हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे आ गए हैं, ये साइटोप्लाज्म है और एक ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो जो ग्रोथ फैक्टर हैं वो फर्स्ट प्रोटोऑन्कोजीन है जो कि रिलीज होते हैं। और जो है ना कैंसर है, कैंसर सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर्स, जो कैंसर सेल हैं वो ग्रोथ फैक्टर को सीक्रेट करती है। और जो कैंसर सेल जो हैं वो मतलब जो कैंसर सेल हैं वो अपने आप ही ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। उनमें सेल्फ सफिशिएंसी होती है, वो मतलब सेल्फ सफिशिएंसी मतलब वो खुद ही ग्रोथ कराते हैं। तो ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लार्ज सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर होगा, है ना, ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होंगे और जिससे कि क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन होगा। अब क्या है, सेकंड रिसेप्टर ऑफ ग्रोथ फैक्टर जो कि यहाँ पे थे। अब ग्रोथ फैक्टर कहाँ पे आके लगेंगे? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पे, जो कि ये आके लग गए हैं, है ना। तो क्या है कि अगर, है ना, म्यूटेटेड फॉर्म होगी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की तो वो स्टिमुलेट करेगी सेल प्रोलिफरेशन को। मतलब वो तब भी सेल प्रोलिफरेशन कराएगा जब, है ना, ग्रोथ फैक्टर उससे बाइंड नहीं होंगे, तब भी वो मतलब सेल प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा। थर्ड जो हमने पढ़ा, जो कि, है ना, ट्रांसमिट कराते हैं सिग्नल को, वो कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। ये प्रोटीन यहाँ पे रिलीज़ हो गए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रांसडक्शन प्रोटीन होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो ना ग्रोथ फैक्टर मतलब ट्रांसड्यूस मतलब वो सिग्नल को ट्रांसमिट कराते हैं न्यूक्लियस पे, ठीक है। ट्रांसड्यूस सिग्नल फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस तक ले जाते हैं उन सिग्नल्स को, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है। अब वही, ये तो था नॉर्मली। अगर, है ना, अगर हम कैंसर सेल की या म्यूटेशन वाली सेल की बात अगर करें तो, है ना, तो वो ज़्यादा अमाउंट में उसको
एक्टिवेट कर देगा और सेल प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसमें क्या है कि है ना, ये जो फैक्टर्स हैं न्यूक्लियस तक पहुंच गए, सिग्नल है ना, एक बार यहाँ पे सिग्नल न्यूक्लियस तक पहुंच गया, फिर क्या है वो रेगुलेट करेगा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को, और फिर क्या होगी वो सेल साइकिल जो है वो एस फेज में एंटर हो जाएगी, मतलब सेल साइकिल का नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। अब वहीं अगर इसमें म्यूटेशन आ जाता है तो क्या है वो जो रेगुलेशन है, मतलब वो जो प्रोटीन है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो नहीं बनेगी, और या फिर वो म्यूटेटेड बनेगी। सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन है ना, जो सेल साइकिल जो है वो है ना, वो कंट्रोल में होती है साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के। तो अगर है ना ये रिलीज़ नहीं होंगे तो सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। अब इसमें म्यूटेटेड फॉर्म में क्या हो जाता है, ये बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं और अबनॉर्मल सेल साइकिल कराते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी म्यूटेशन होगा, है ना, हुआ है ग्रोथ फैक्टर में, तो ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा देर तक एक्टिवेट रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा टाइम तक वो एक्टिवेट रहेंगे तो साइक्लिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और है ना सेल साइकिल भी ज़्यादा होगी और जल्दी जल्दी होगी और अबनॉर्मल होगी, जिसकी वजह से अबनॉर्मल होगी और रैपिड भी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से अबनॉर्मल माइटोसिस होगी और कैंसर सेल प्रोड्यूस होगी। तो जो अभी हमने पीछे देखी जो हम रिसेप्टर ग्रोथ फैक्टर जो भी हमने पढ़े थे, 5 रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो पढ़े थे, तो उसमें यहाँ पे दिया गया है हर एक फैक्टर के बारे में कि उसमें कौन सी जीन काम कर रही है, जिसका जिसका अगर म्यूटेशन हो रहा है या फिर है ना उस म्यूटेशन होने से उसका जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो रहा है, और उसमें कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, क्या वो पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है या फिर ट्रांसलोकेशन हो रहा है या फिर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। तो उसमें हर एक जीन के बारे में दिया गया है, और वो कौन सा ट्यूमर करा रहा है, कि अगर उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो वो कौन सा ट्यूमर करा रहा है। तो इस वाली टेबल में वही दिया गया है, ठीक है। अगर मैं थ्योरी में भी लिखती तो भी इसमें उसमें ज़्यादा टाइम जाता, और लेकिन ये चीज़ वही है, ठीक है। आप इसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको इसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि PDGF बीटा है, तो उसमें जो जीन है SIS, ठीक है, उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लायोमा या फिर सार्कोमा हो रहा है, और मैकेनिज्म वही है जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। जो हमने सेल और न्यूक्लियस वाला जो मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें नॉर्मल फंक्शन में इम्पेयरमेंट हो रहा है और उसका अबनॉर्मल फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यही है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ सप्रेसिंग एंटी ऑन्कोजीन, जो कि हमारा ये था, अभी तक फर्स्ट ही चल रहा था ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजीन, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, ग्रोथ सप्रेसिंग एंटी ऑन्कोजीन। क्या होता है कि अगर है ना म्यूटेशन हो जाए नॉर्मल मतलब नॉर्मल सेल में या नॉर्मल चीज़ में अगर म्यूटेशन हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि है ना जो अबनॉर्मल ग्रोथ है उस पे ब्रेक लग जाता है, ठीक है। तो ब्रेक लग जाता है और जो ग्रोथ है वो अनचेक्ड रहती है कि है ना कि सही सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं, कहीं है ना कहीं म्यूटेशन, कहीं है ना डीएनए डैमेज तो नहीं है या कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, वो भी हम नहीं देख पाते। कहने का मतलब ये है कि अगर है ना नॉर्मल ग्रोथ वाली जीन में अगर है ना म्यूटेशन हो जाता है, तो क्या होता है कि है ना उस पे जो ग्रोथ पे जो है वो ब्रेक नहीं लगता, रिमूवल हो जाता है ना। और क्या होता है कि जो जो है ना एक तरीके से जो चेक होके आ रही थी, जो उसके जैसे कोई साइटोप्लाज्म है, डीएनए है या टेलोमेयर है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो आगे जाके पास होती थी सेल, ठीक है। अब वही इसमें नहीं देखा जाएगा। अब नॉर्मल ग्रोथ कंटिन्यूज अनचेक, अब नॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी, है ना। अब उसमें एक जीन है आरबी जीन, इस पर शॉर्ट नोट आता है तो आप इसको ठीक से करना है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है जो ग्रोथ सप्रेसिंग एंटी ऑन्कोजीन है, उसी का एग्जाम्पल है आरबी जीन और एक P53 जीन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्रोमोसोम नंबर 13 की लॉन्ग आर्म पे आरबी जीन प्रेजेंट होती है। आरबी जीन की फुल फॉर्म होती है रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आरबी जीन है वो कोड करती है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन के लिए, जिसको हम बोलते हैं PRB, है ना। जो आरबी जीन है वो मास्टर ब्रेक इन सेल साइकिल, मतलब अगर आरबी जीन प्रेजेंट है तो सेल साइकिल पे वो ब्रेक लगाती है, ब्रेक लगा सकती है, ठीक है। तो क्या करती है, ये रेगुलेट करती है प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 to S फेज, मतलब
हम सेल साइकिल में कई सारी फ़ेज़ पढ़ते हैं, तो इसमें आती है G1 से S फ़ेज़, ठीक है? तो वो उसको रेगुलेट करती है, मतलब यहाँ पे वो चेक करती है कि है ना सब चीज़ ठीक है कि नहीं, ठीक है? तो इट रेगुलेट प्रोग्रेशन फ्रॉम G1 टू S फ़ेज़। नॉर्मली क्या होता है कि है ना जो RB जीन है EF2 के प्रोसेस को होल्ड करके रखता है। ये EF2 नहीं है, ये E2F है, आप इसको करेक्ट कर लेना जहाँ पे भी आपको मिले, ठीक है? तो G1 जो है वो सॉरी आरबी जीन जो है जो वो E2F को होल्ड करके रखता है, E2F के प्रोसेस को। तो इसमें वही कैंसर सेल में क्या होता है जो आरबी जीन है वो उसको होल्ड करके ही नहीं रख पाता और उसका फॉस्फोराइलेशन कराता है, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन होता है। अब इसमें 2 चीज़ मिलेंगी हमको आरबी जीन की, एक एक्टिव फॉर्म मिलेगी, एक इनएक्टिव फॉर्म मिलेगी। तो एक्टिव फॉर्म में क्या करती है कि ये बाइंड होती है, मतलब जो आरबी जीन है वो बाइंड होगी E2F से। E2F क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो ये बाइंड रहेगी तब तक जो है वो सेल डिवीज़न को ब्लॉक करके रखेगी, है ना? इट इनहिबिट द सेल फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, है ना? ये सेल को इनहिबिट करके रखेगी ट्रांसक्रिप्शन, मतलब वो आगे नहीं बढ़ने देगी। इनहिबिटिंग सेल साइकिल एट G1 टू S फेज़, है ना? आगे नहीं बढ़ने देगी। तो जिसकी वजह से क्या कहेंगे हम कि है ना वो अरेस्ट करके रखे, सेल साइकिल जो है वो अरेस्टेड है। लेकिन अगर वहीं आरबी जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेंट फॉर्म ऑफ आरबी जीन, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रेटिनोब्लास्टोमा के लिए, जो कि मोस्ट कॉमन होती है इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर, मतलब आँख में ये मिलती है और उसका आँख का ट्यूमर कराती है। अब वहीं हम ये एक्टिव फॉर्म है, तो इनएक्टिव फॉर्म की बात करें, कैंसरस सेल की बात करें, तो है ना क्या होता है कि आरबी जीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है ना साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से। तो जो यहाँ पे जो होल्ड करके रखी थी सेल डिवीज़न को, तो वो उस फंक्शन तो उस पे वो मतलब जो होल्ड करना है मतलब ब्रेक लगाना, तो वो ब्रेक जो है वो रिमूव हो जाएगा सेल डिवीज़न वाला, और सेल प्रोलिफरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना? तो ये जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ तक है, वो जो एक्टिव फॉर्म वाला है वो यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है, उसके बाद फिर दूसरी लाइन शुरू है। तो अगर है ना आरबी जीन का म्यूटेशन हो रहा है तो है ना E2F जो है वो फ्रीली अवेलेबल मिलेगा, और जो फ्रीली अवेलेबल मिलेगा तो है ना वो फिर फॉस्फोराइलेशन ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तो उसमें अनकंट्रोल सेल ग्रोथ मिलेगी। ट्यूमर जो है वो 2 टाइप का मिलता है, स्पोरेडिक और इनहेरिटेड। जो आरबी जीन वाला ट्यूमर है 2 टाइप का मिलेगा, स्पोरेडिक और इनहेरिटेड। अब सेकंड जीन हम पढ़ेंगे P53 जीन। क्रोमोसोम नंबर 17 के शॉर्ट आर्म पे P53 जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है? P53 जीन वैसे तो स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है लार्ज अमाउंट में। तो इसका मतलब अगर हमें वो लार्ज अमाउंट में मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि डीएनए डैमेज हुआ है। तो P53 जीन जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना? ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मतलब वो ग्रोथ को कंट्रोल करके रख रहा है, वो सप्रेस करके रख रहा है, ठीक है? एंटी ऑन्को, इसका मतलब ये है कि एंटी ऑन्कोजीन डेट प्रोटेक्ट सेल बिकम कैंसरस, है ना? सेल को कैंसरस बनने से ये जीन हमें प्रोटेक्ट करती है ना? जीन को प्रोटेक्ट करती है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो इसका फंक्शन क्या है? ये सेल को प्रोटेक्ट करेगी कैंसरस होने से, और क्या है कि है ना सेल को स्टॉप करेगी ट्यूमर बनने से। ये चेक करती है वेरियस एक्सप्रेशन, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द सेल को ये चेक करती है कि सही ग्रोथ हो रही है कि नहीं, डीएनए रिपेयर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर सेल डेथ या अपोप्टोसिस हो रही है या नहीं। ऐसे ही इसके 2 मेजर फंक्शन हैं। ये ब्लॉक करती है माइटोटिक एक्टिविटी को, जिससे कि ज़्यादा सेल प्रोलिफरेशन ना हो, और ये प्रमोट करती है अपोप्टोसिस को, जो सेल डैमेज है वो अपोप्टोसिस में चली जाए, फालतू की यहाँ पे ना रहे। ब्लॉक माइटोटिक एक्टिविटी, ठीक है? माइटोटिक एक्टिविटी में क्या P53 जो है वो इनहिबिट करती है साइक्लिन और CDK को। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रोटोऑन्कोजीन में कि अगर है ना साइक्लिन और CDK नहीं होंगे तो सेल साइकिल नहीं होगी, सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है? तो इनहिबिट करती है साइक्लिन और CDK के रिलीज होने को, जिससे कि क्या होता है जो सेल है वो जीवन फेज में जीवन मतलब सेल को जीवन फेज में एंटर करने से रोकती है, और क्या करती है इसमें टाइम लेगी और देखेगी कि सेल रिपेयर है या कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है।
प्रोमोट एपोप्टोसिस। P53 जीन जो है वो है ना डीएनए डैमेज है ये चेक करेगी या डीएनए डैमेज नहीं है ना, मतलब वो सब इसको चेक करना होता है कि है ना डीएनए हमारा रिपेयर है कि नहीं है। अगर कोई डीएनए डैमेज भी है तो उसको रिपेयर करना है, वो रिपेयर हो सकती है नहीं, अगर हो सकती है तो वो उसको फिर रिपेयर करके सेल साइकिल में भेज देगा, अगर नहीं हो सकता तो वो उसकी सेल डेथ करा देगा। P53 डायरेक्ट सेल टू अपोप्टोसिस बाय एक्टिवेटिंग बैक्स जीन। अगर BAX जीन है तो वो एक्टिवेट करेगा अपोप्टोसिस को। अब क्या है, जो P53 जीन है प्रोटेक्टर ऑफ जीनोम होती है ना, उसको कहा जाता है। अगर म्यूटेटेड फॉर्म मिलती है P53 जीन की तो ये जो है वो एक्ट नहीं करेगी प्रोटेक्टर ऑफ जीनोम की, मतलब ये एक तरीके से जो गार्ड है उसकी तरह एक्ट नहीं करेगी। अब हमने है ना RB जीन पढ़ लिया, P53 जीन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं TGF जीन, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। इसमें क्या है कि है ना ये सेल प्रोलिफरेशन इनहिबिट कराता है, ये जो फैक्टर है TGF बीटा, ये है ना सेल प्रोलिफरेशन को रोकता है। जो TGF बीटा है वो बाइंड करेगा रिसेप्टर से और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा CDK इनहिबिटर, ठीक है, CDK इनहिबिटर जो कि एक्टिवेट मतलब है ना जो कि ग्रोथ इनहिबिशन को शो करता है, मतलब ग्रोथ को इनहिबिट कराता है अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो, ठीक है। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका एक्टिवेशन होगा CDK इनहिबिटर का और वो क्या कराता है, ग्रोथ इनहिबिशन। और अगर कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगा MYC CDK साइक्लिन का, तो ये क्या करते हैं कि सप्रेस कराते हैं ग्रोथ प्रोमोटर जीन को, जिससे कि ग्रोथ ना हो, ये अगर हमें मिलेगी तो ये सप्रेस कराते, ठीक है। अब क्या है, म्यूटेंट फॉर्म मिल गई इसकी, तो इनका जो फंक्शन है वो गड़बड़ा जाएगा और सेल प्रोलिफरेशन हमको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है कैंसर ऑफ पैंक्रियाज, कोलोन और स्टमक। फोर्थ जीन है हमारी एडिनोमेटस है ये, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन, APC कोलाई बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये भी इनहिबिटरी है ना, इसका भी इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, ये माइटोसिस को इनहिबिट कराती है। APC जीन इनहिबिट कराती है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को जिसका नाम है बी कैटेनिन, और ये बी कैटेनिन जो है वो इनहिबिट कराती है माइटोसिस को। बी कैटेनिन के 2 फंक्शंस होते हैं, है ना, बाइंड टू साइटोप्लाज्मिक ई कैथरिन, ये जो बी कैटेनिन है ई कैथरिन से बाइंड होती है और वो क्या करती है, इंटरसेल्युलर इंट्रैक्शन जो कि इन्वॉल्व होती है इंटरसेल्युलर इंट्रैक्शन में। दूसरा फंक्शन इसका यही है कि वो सेल प्रोलिफरेशन सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करती है ना, मतलब वो सिग्नल करेगी सेल प्रोलिफरेशन के लिए कि है ना होना है कि नहीं। तो अगर ये APC जीन का म्यूटेशन या फिर लॉस्ट हो जाता है तो क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन होगा, है ना, जैसे कि कोलोन कैंसर में देखने को मिलता है। बीटा कैटेनिन जो है वो है ना वो फेल टू डिग्रेड और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि है ना इंक्रीज प्रोलिफरेशन हो जाता है और जिसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। अदर एंटी ऑन्कोजीन्स जो हैं, है ना, फोर्थ होगी तो ये फिफ्थ है ना, तो म्यूटेशन हो जाता है BRCA1 BRCA2 जीन का, VHL जीन का, ठीक है, WT1 WT2 जीन का, NF जीन न्यूरोफाइब्रोमा का, ठीक है। मतलब क्या है, BRCA बर्का जीन, आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं BRCA1 और BRCA2 जीन का, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है, इनका म्यूटेशन हो जाता है और जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है। VHL जीन वॉन हेपेलिंडो जीन जो कि है ना रिस्पॉन्सिबल होती है रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए। WT1 और WT2 जीन का अगर म्यूटेशन हो जाता है तो विल्म्स ट्यूमर होता है। न्यूरोफाइब्रोमा जीन जो है वो अगर इसका म्यूटेशन हो जाएगा तो फाइब्रोमेटोसिस होगी। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है ना हमने यहाँ पे पढ़ा था, जीन रेगुलेटिंग अपोप्टोसिस एंड कैंसर, है ना, तो ये थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या है कि एस्केपिंग सेल डेथ बाय अपोप्टोसिस, जीन नॉर्मली इन्वॉल्व इन अपोप्टोसिस अंडरगो म्यूटेशन, जो है ना जो जीन अपोप्टोसिस कराती हैं अगर उनका म्यूटेशन हो जाता है तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब उनका तो वो कैंसर कॉज कराती है। अब उस जीन में कौन सी जीन है, BCL2, है ना, ये क्या करती है, ये अपोप्टोसिस एक्टिवेट करती है नॉर्मली, लेकिन अगर जिससे कि क्या होता है, सेल एक्यूमुलेशन जो होता है वो इनहिबिटेड रहता है। अब म्यूटेंट फॉर्म अगर हो गई BCL2 जीन की तो क्या है, जो अपोप्टोसिस करा रही है, जो मतलब है ना सेल को जो इनहिबिट कर रही है सेल ग्रोथ को, तो है ना अगर उसी का वो हो जाएगा मतलब
म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि अपोप्टोसिस इनहिबिटरी कंट्रोल जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जिसकी वजह से माइटोसिस होगी और सेल प्रोलिफरेशन होगा। अब क्या है ना, वो किस फॉर्म में दिखता है, या तो ट्रांसलोकेशन हो जाए, है ना, इस जीन का ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, और ये हमें सबसे पहले किस में दिखा था, बी सेल लिम्फोमा में, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा BCL। और ये किस में दिखता है, ब्रेस्ट के कार्सिनोमा में, थायराइड और प्रोस्टेट के कार्सिनोमा में। CD95 रिसेप्टर ये हमें हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में देखने को मिलता है, और ये क्या कराता है, ट्यूमर सेल एस्केप अपोप्टोसिस, मतलब इसमें भी अपोप्टोसिस नहीं होती, मतलब कंट्रोल नहीं होती, और इसमें ट्यूमर सेल ग्रोथ हो जाती है। अब क्या है, अवॉइडिंग सेल्युलर एजिंग, जिसमें टीलोमेयर्स और टीलोमरेज इन कैंसर। देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मली हर सेल डिवीज़न के बाद टीलोमेयर्स की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है, और कई सेल डिवीज़न के बाद कई मतलब 60 to 70 माइटोसिस मतलब सेल डिवीज़न हो जाती हैं, तो टीलोमेयर वो है वो कम होते होते ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद कोई माइटोसिस नहीं दिखती, ठीक है। लेकिन और जो टीलोमेरेज एंजाइम है वो मेंटेन करता है टीलोमेयर की लेंथ को, टीलोमेयर की लेंथ को मेंटेन करेगा, और बाय रिपेयरिंग DNA, ठीक है। अब कैंसर सेल में क्या है, कैंसर सेल में वो जो लेंथ होती है वो मेंटेन रहती है, अगर कम होती है तो वो नॉर्मल रिएक्शन दिखता है ना, अगर है ना टीलोमरेज की लेंथ अगर नॉर्मल मेंटेन होती है तो वो सेल अवॉइड मतलब जो कैंसर सेल है वो है ना उसकी एजिंग नहीं होगी और सेल डेथ नहीं होगी, है ना। और क्या है, माइटोसिस बढ़ती चली जाएगी और वो इमॉर्टल होगी, या फिर सेल प्रोलिफरेशन मतलब इमॉर्टल, या फिर कहेंगे सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है। फिफ्थ है ट्यूमर एंजियोजेनेसिस, कंटिन्यूड परफ्यूजन ऑफ कैंसर, जैसे कि हमने है ना इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि है ना मतलब सेल को, कैंसर सेल को भी नरिशमेंट की ज़रूरत मिलती है, तो वो होती है, तो वो अपने लिए ब्लड सप्लाई खुद ही बना लेता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हाइपोक्सिया की कंडीशन मिलेगी तो वो न्यूवेस्कुलराइजेशन वहाँ पे मतलब खुद ब्लड सप्लाई बन जाएगी, हो जाएगी, और वो कैंसर सेल को नरिश करेगी, ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन टू कैंसर सेल और सप्लाई ग्रोथ फैक्टर, और उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोग्रेशन कराएगा और मेटास्टेसिस कराएगा कैंसर सेल की। अब स्टिमुलेशन ऑफ एंजियोजेनेसिस बाय वेरियस फैक्टर, ये अब किसी वजह से भी मतलब कुछ फैक्टर रिलीज हो रहे होंगे तभी तो हो रही होगी, प्रमोटर होते हैं VEGF या BEGF, है ना, वैस्कुलो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या बेसिक एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, है ना, ये BFGF मतलब मैं आपको मेंशन कर दूंगी उसमें। एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर, तो एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर कौन से होते हैं, थ्रोम्बोस्पोंडिन स्पॉन्डिन 1, एंजियोटेंसिन 1, एंडोस्टैटिन और वेस्कुलोस्टैटिन, ये क्या करते हैं, एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं। अगर क्या P53 में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो ये जो एंजियोजेनेसिस फैक्टर हैं वो रिमूव हो जाएंगे और फेवर करेंगे एंजियोजेनेसिस को और ब्लड सप्लाई को बढ़ाएंगे, ठीक है। सेवेंथ है इन्वेजन एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस, जिसमें क्या है, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर है, जो कि है ना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। DNA डैमेज और रिपेयर सिस्टम, है ना, इसमें क्या है, म्यूटेटेड जीन एंड कैंसर। P53 जो है वो डिटेक्ट और क्या वो डिटेक्ट करता है और रिपेयर करता है DNA डैमेज को, लेकिन म्यूटेशन हो जाएगा तो है ना, तो म्यूटेशन हो जाएगा तो जो DNA है वो मतलब P53 में म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होगा प्रोलिफरेशन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमें DNA म्यूटेशन के बाद देखने को मिलते हैं, जैसे कि HNPPC मतलब है ना कोलोन का कैंसर देखने को मिलता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और ब्लूम सिंड्रोम होता है, ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। 8 है क्लोनल एग्रेसिवनेस, जिसमें हम बोलेंगे मतलब जिसका मतलब होता है कैंसर प्रोग्रेशन और हेट्रोजेनेसिटी। इसमें क्या है कि ट्यूमर का साइज इंक्रीज हो जाता है, इन्वेसिव होता है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी और एंजियोजेनेसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक और ट्यूमर में भी हैं, आप इन्हें डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं। कैंसर मल्टी स्टेप थ्योरी, इसमें क्या है कि सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोग्रेशन और
प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। ये आप केमिकल कार्सिनोजेनेसिस में भी देख सकते हैं, है ना। इन मल्टी स्टेप सिस्टम एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर, मतलब मल्टी स्टेप सिस्टम में क्या होता है, ग्रोथ प्रोमोटर का एक्टिवेशन होता है, सप्रेसर जीन का लॉस होता है ना। और क्या है कि इंट्रिंसिक अपोप्टोटिक मैकेनिज्म जो है उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है, और क्या है कि है ना सेल्युलर एजिंग जो होगी वो भी बहुत लंबी चलेगी। ये किस में देखने को मिलता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में। माइक्रो आरएनए इन कैंसर, जिसको हम ऑन्कोमर्स भी बोलते हैं, है ना। नॉर्मली क्या होता है, माइक्रो आरएनए जो होते हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन रेगुलेटर होते हैं, जो कि है ना सेल प्रोलिफरेशन कराते हैं, डिफरेंशिएशन कराते हैं, सर्वाइवल कराते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होगा कि है ना जो माइक्रो आरएनए है वो उनका ऑन्कोजेनिक रोल देखने को मिलेगा, है ना, इनिशिएशन और प्रोग्रेशन में, जिनको हम बोलते हैं ऑन्कोमर्स। तो ये था, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट इसमें हमने सारा जो हॉलमार्क है वो कवर कर दिया है। और है ना इसके बाद जो कैंसर, जो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस है और एक वायरल कार्सिनोजेनेसिस है, वो हमारे चैनल पे बहुत पहले ही अपलोड कर दी थी हमने। तो इसके जो आगे के पार्ट्स हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी भी इसके बाद आ जाएगी, और बाकी केमिकल कार्सिनोजेनेसिस और वायरल कार्सिनोजेनेसिस जो हैं वो आप आगे जो बहुत पहले, मतलब हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो हम बहुत पहले ही अपलोड कर चुके थे, तो उसके नोट्स आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।